दोस्तों, सन 2009 में मरीन ट्रांसपोर्ट के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे वर्ल्ड के मरीन ट्रांसपोर्ट के होश उड़ाकर रख दिए। ये कहानी है सोमालियन समुद्री लुटेरों की, जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए एक बहुत बड़े अमेरिकी जहाज़ को निशाना बनाया और उस जहाज़ को हाईजैक करके उस जहाज़ के कप्तान को किडनैप कर सोमालिया ले जाने लगे। तब उस कैप्टन ने कैसे अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए किस तरह से अपने जहाज और अपने क्रू के मेंबरों को बचाया, हम जानेंगे आज के इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकी कैंट नर जहाज ओमान के सलाल पोर्ट पर दिखाया जाता है, जिसका नाम मर्स अल्बामा था, जो कि अपनी एक जर्नी पर निकलने की तैयारी में था और उसे पोर्ट सलाला से केन्या के मुब्बास पोर्ट तक पहुंचना था। पर दिक्कत इस बात की थी कि जिस रास्ते पर उन्हें जाना था वह रास्ता सोमालिया समुद्री पाटर्स का गढ़ था, जिनकी आर्थिक स्थिति सिर्फ जहाज़ों के लूटने पर ही निर्भर थी। और वो बहुत खतरनाक लोग थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा न जाने कितने जहाज़ों को लूट लिया था और कितने लोगों को मार भी डाला था। अब हम अर्स अल्बामा शिप के कैप्टन को देखते हैं, जो अपनी पैकिंग करने के बाद अपनी पत्नी के साथ अमेरिका से ओमान जाने के लिए एयरपोर्ट पर जा रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे अपनी पत्नी को हक करके एरोप्लेन के निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें समुद्री लुटेरों का समूह दिखाया जाता है, जो सभी एक जगह एकत्रित होते हैं। उन सभी के बीच में एक आदमी आता है, जो उन्हें उनका मकसद याद दिलाता है और वह उनसे कहता है कि तुम सब ने जो पिछली बार जहाज लूटा था, उसमें काफ़ी कम पैसा था, इसलिए बॉस ने सख्त आदेश दिए हैं कि तुम अब सब जाकर कोई एक बड़ा शिप लूट कर लाओ, वरना तुम सभी को गोली मार देंगे। फिर वह कहता है कि तुम सब अपनी बोट लेकर समुद्र में जाओ और कोई एक बड़ा कंटेनर शिप हाईजैक करो। उन सब में से एक आदमी, जिसका नाम मूशा होता है, वह उन सभी लुटेरों के बीच में से कुछ आदमियों को चूज करता है, जिन्हें वह अपने लूट के लिए अपने साथ ले जाने वाला था। इसके बाद वह लोग अपनी बोट लेकर समुद्र में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन रिच अपने जहाज के पास पहुंच चुके हैं। वह देखते हैं कि जहाज में कुछ कंटेनर लोड होने बाकी हैं। इसके बाद अपने जहाज के भीतर आकर सभी चीज़ों का जायजा लेते हैं। वह अपने जहाज के सभी क्रू मेंबर से मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद वे उन्हें बताते हैं कि आज वे सोमालिया के समुद्र क्षेत्र से जाने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें सारी सिक्योरिटी सिस्टम टाइट रखना होगा। वे सारी चीज़ों को देखने के बाद जहाज को चलाने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद जहाज का लंगर खोल दिया जाता है और जहाज बंदरगाह से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उन लुटेरों की बोट देखते हैं, जो समुद्र के किसी कंटेनर शिप को टारगेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक सिग्नल शिप दिखता है, जो कि कैप्टन रीच का शिप होता है। इसके बाद कैप्टन रीच अपना ईमेल बॉक्स चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें कंपनी की तरफ से ईमेल आया होता है कि वह अपनी शिप की सिक्योरिटी को बढ़ा कर रखें, क्योंकि वह अभी के समय पर सोमालिया के समुद्री क्षेत्र में जा रहे हैं। इनके बाद वह अपने जहाज़ के सभी मेंबर से मिलते हैं और उनसे सिक्योरिटी अपडेट मांगते हैं। वह हर 1-2 घंटे में अपने शिप की जांच कर रहे थे। इनके बाद कैप्टन ने सभी मेंबरों के साथ एक ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं। यह प्रैक्टिस इसलिए कर रहे होते हैं ताकि कोई भी पायरेट अगर उनके जहाज़ पर अटैक करता है, तब वे सुरक्षित कैसे रहेंगे और वे सभी लोग उन हालातों से कैसे निपटेंगे। लेकिन कैप्टन रीच काफ़ी एक्सपीरियंसफुल कैप्टन होते हैं। उन्हें समुद्र के हर एक स्थिति के बारे में पता होता है, इसलिए वे सभी चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से ले रहे थे। तभी उन्हें उनके रडार के स्क्रीन पर 2 जहाज आते दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वे घबरा जाते हैं और अपनी दूरबीन से समुद्र में देखते हैं। तब उन्हें 2 जहाज दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद कैप्टन रिच को शक हो जाता है कि वे पायरेट हो सकते हैं। वे दोनों जहाज उन्हीं की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे और वे जहाज लिटोरा की थी। इसके बाद कैप्टन रिच अपने एक जूनियर मेंबर, जिसका नाम मर्फी होता है, उसे लगातार रडार चेक करने के लिए कहते हैं। वे अपने इंजीनियर माइक को कॉल करके कहते हैं कि कोई अनजान बोट हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए तुम जहाज को 5 डिग्री लेफ्ट में मोड़ दो। तभी वे लोग रडार के स्क्रीन पर दिखते हैं कि वे जहाज भी 5 डिग्री लेफ्ट में मुड़ गए हैं। दरअसल में लुटेरे इस जहाज को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह जहाज अकेला था और इस पर लूट करना काफ़ी आसान था और उनके पास पहले से ही काफ़ी बंदूकें थी, जिससे कैप्टन रिच को पता लग जाता है कि जहाज पर पायरेट्स अटैक करने वाले हैं। इसलिए वे अपने जहाज के सभी मेंबर को अटेंशन में लाने के लिए सिक्योरिटी अलार्म बजाते हैं और उन्हें अपने अपने काम पर लग जाने को कहते हैं। और वे उनसे कहते हैं कि ये कोई ड्रिल नहीं है, हमारे जहाज पर सच में पायरेट्स ने अटैक कर दिया है। इसके बाद सभी मेंबर्स अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जहाज की स्पीड भी 120 माइल आवर तक बढ़ा दी जाती है। कैप्टन बार बार समुद्री पुलिस को कॉल कर रहे थे ताकि वे उन्हें जल्द से जल्द मदद भेज सके, लेकिन उनका फ़ोन कनेक्ट नहीं होता था। कैप्टन रिच काफ़ी चिंतित लग रहे थे, क्योंकि लुटेरों के पास 2 जहाज थी और उनके पास 8 हथियारबंद लोग थे। तभी मर्फी कहता है कि अगर आपने कुछ कदम नहीं उठाया तो हम सभी ऐसे ही मारे जाएंगे। लुटेरों की जहाज को देखकर जहाज के सभी मेंबर्स काफ़ी घबरा गए थे
और डर गए थे। इसलिए कैप्टन रीच एक फेक कॉल करता है और उनके इस प्लान के सक्सेस होने का चांस बहुत कम था। फिर भी वे ट्रायल करते हैं कि वे फेक कॉल करके आर्मी हेड क्वार्टर से मदद मांगते हैं और खुद की आवाज़ बदलकर वे कहते हैं कि 5 मिनट में आर्मी हेलीकॉप्टर आ जाएगा। और ये सभी बातें रेडार सिग्नल के माध्यम से पायरेट्स भी सुन रहे थे। तब आर्मी हेलीकॉप्टर का नाम सुनते ही उनमें से एक पायरेट्स का बोट वापस मुड़ जाता है, लेकिन मूसा अपनी बोट नहीं मोड़ा और वह सीधे उस जहाज की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। और वह अपनी जहाज की स्पीड और तेजी से बढ़ा देता है, लेकिन स्पीड बढ़ाने के कारण उसकी जहाज का इंजन खराब हो जाता है। कैप्टन अपनी दूरबीन से देखता है कि एक जहाज चला जा गया, जिसके बाद कैप्टन के पास ज़्यादा विकल्प नहीं बचे थे। लेकिन पायरेट्स को बोट खराब होने के कारण उन्हें थोड़ा और टाइम मिल जाता है। मूसा अपने आदमी को जल्द से जल्द बोट ठीक करने को कहता है। इधर दूसरी तरफ कैप्टन जहाज के सभी मेंबर को कंट्रोल रूम में बुलाते हैं। कैप्टन अपने सभी मेंबर्स को सुरक्षित होने के लिए कहता है कि वे वाटर ड्रिल चालू करके कहते हैं, जो कि जहाज पर लगे सिक्योरिटी अलार्म को बजा सके। और वे जहाज के फुल स्पीड में चलने का आदेश देते हैं, जिसके बाद जहाज फुल स्पीड में चल देती है। फिर वे समुद्री पुलिस को कॉल लगाते हैं, जिसके बाद कॉल लग जाता है और कैप्टन वहां पर सारी हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। और समुद्री पुलिस उनकी रिपोर्ट लिख लेती है और उन्हें कहती है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हम जल्द से जल्द हेल्प करने की प्रयास करेंगे। उन सभी बातों को मूसा भी अपने रडार पर सुन रहा था और वह यह सुनकर कैप्टन को चेतावनी देता है कि तुम सरेंडर कर दो और उसे जहाज रोकने के लिए कहता है। इसके बाद वे लोग जहाज पर गोलियां चलाने लगते हैं और जल्द ही मूसा का बोट भी ठीक हो जाता है। इसके बाद वे जहाज की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। कैप्टन रीच उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख जहाज की ड्रिल चालू करवा देता है, जिससे जहाज के किनारे तेजी से पानी गिरने लगता है। कैप्टन जहाज के भीतर से कुछ फ्लेक्स गन ले आता है और उसे मूसा की बोट पर फायर करने लगता है, लेकिन मूसा इससे बच जाता है और वह एक सीढ़ी लगाकर जहाज के ऊपर चढ़ने लगता है। जिसके बाद मूसा और उसके आदमी जहाज पर लगे सभी लोग को अपनी गोलियों से उड़ा देते हैं। तब कैप्टन रीच दूसरी तरफ अपने आदमियों को जहाज में छिपे रहने को बोलते हैं और वे अपने आदमियों को सुरक्षा के लिए सभी नियम को पालन करने के लिए कहते हैं और वह सभी को इंजन रूम में छिपे रहने को बोलते हैं। इतनी ही देर में मूसा भी अपने आदमियों के साथ कंट्रोल रूम में आ जाता है और वह कप्तान को गन पॉइंट पर ले लेता है और वह कप्तान से पूछता है कि जहाज कहाँ से आ रही है और कहाँ जाएगी। कैप्टन उसके सभी बातों को जवाब देता है। इसके बाद मूसा कैप्टन से सीधे पैसों की बात करता है। कैप्टन उसे कहता है कि जहाज में $30,000 पड़े हैं, तुम उसे लेकर चले जाओ। लेकिन मूसा केवल इतने कम पैसों के लिए जहाज को हाईजैक नहीं किया था, उसे बड़ी रकम चाहिए थी, इसलिए वह उस जहाज को लेकर कुछ बड़ी फिरौती मांग रहा था। लेकिन मूसा की यह सबसे बड़ी भूल थी, जिसके बारे में हमें आगे कहानी में पता चलेगा। तभी जहाज का एक मेंबर जहाज के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देता है, जिसे देखकर मूसा के आदमी गुस्सा हो जाते हैं और वे घबरा भी जाते हैं। जिसके बाद वे कप्तान से पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। कैप्टन बताते हैं कि जहाज को फुल स्पीड में चला दिया था, जिसके जहाज को इंजन खराब हो चुका है। इसके बाद वे कैप्टन से बाकी के सभी मेंबर को ऊपर कंट्रोल रूम में बुलाने को कहते हैं। इसलिए कैप्टन इंजन रूम में छिपे अपने क्रू मेंबर्स को कॉल करते हैं और उन्हें ऊपर बुलाते हैं। मूसा कहता है कि अगर तुम ऊपर नहीं आए तो हर मिनट एक आदमी को वह गोली से मार देगा। इसके बाद वह एक मेंबर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे मारने वही वाला था, लेकिन कप्तान मूसा को किसी तरह अपनी बातों में फंसा लेता है। इसके बाद मूसा जहाज की तलाशी लेने के लिए कप्तान के नीचे कुछ जाने को बोलता है। तब कैप्टन चालाकी से रेडियो ऑन कर देता है, जिससे सभी मेंबर्स मूसा और कप्तान की बातें सुन सके। वह चौकन्ना हो जाते हैं और उनमें से 2 क्रू मेंबर ऊपर की तरफ इमरजेंसी जनरेटर बंद करने के लिए जाते हैं, जिससे जहाज के इंजन रूम की लाइट्स ऑफ हो जाए और वे लोग पायरेट्स को दिखाई नहीं देंगे। मूसा कैप्टन के साथ जहाज की तलाशी ले रहा था। वे कैप्टन से इंजन के रूम में जाने को कहता है। ये सुनकर कैप्टन काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि जहाज के सारे ग्रुप मेंबर्स तो इंजन रूम में ही छिपे थे। इधर हमें माइक को दिखाया जाता है, जो आगे बढ़ रहा था और वह काफी बाकी के क्रू मेंबर्स को रेडियो से कह देता है कि पायरेट्स इंजन रूम में जा रहे हैं और तुम लोग कांच का गिलास तोड़कर दरवाजे के पास रख दो। इधर माइक जहाज के ऊपर तक पहुंच गया था। तभी जहाज के इंजन रूम में जाते ही मूसा का एक साथी काफी जख्मी हो जाता है, उसके पैर में कांच छिप जाता है। इससे मूसा को बहुत गुस्सा हो जाता है और वह इंजन रूम की तलाशी लेने लगता है। दूसरी तरफ माइक आगे बढ़ता है और इमरजेंसी जनरेटर के सारे स्विच ऑफ कर देता है, जिससे जहाज की इंजन रूम की पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, जिससे वे लोग जहाज में बाकी के क्रू मेंबर्स को देखने में असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें भीतर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और मूसा का वह आदमी भी दर्द से परेशान था, इसलिए मूसा उसे कैप्टन के साथ ऊपर जाने को कहता है और वह नाजी के नीचे भेजने के लिए कहता है। नाजी ऊपर कंट्रोल रूम में सभी को गन पॉइंट पर रखे हुए था। नीचे बाकी के क्रू मेंबर्स मूसा के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वे रेडियो पर यह बात कैप्टन को बताते हैं कि लेकिन उनकी सारी बातें नाजी भी सुन लेता है। इसके बाद नाजी उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और वे रेडियो से उनके क्रू मेंबर्स को मूसा से बात करवाने को बोलते हैं। इसके बाद मूसा कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसलिए कप्तान मूसा को एक ऑफर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जहाज पर रखे $30,000 ले लो और तुम हमारी लाइफ बोट को लेकर यहाँ से चले जाओ। तो मूसा इस चीज के लिए राजी हो जाता है, लेकिन नीजा कहता है कि $30,000 काफी कम है। इसके बाद में सभी लोग लाइफ बोट की तरफ जाते हैं।
कैप्टन उन्हें अपना लाइफ बोट दिखाता है और कहता है कि तुम इसमें बैठकर यहाँ से चले जाओ, लेकिन पायरेट्स कप्तान से कहते हैं कि तुम हमें मूसा को सौंप दो और तुम भी हमारे साथ चलो, जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते। वह अपने साथ कप्तान को पकड़कर अपने साथ लाइफ बोट में ले जाना चाहते हैं ताकि ये लोग कोई चालाकी ना कर सके। तभी क्रू मेंबर्स भी मूसा को छोड़ देते हैं और वह लाइफ बोट में चला जाता है। लेकिन जब कप्तान उस बोट से निकलने वाले होते हैं तभी मूसा के आदमी कैप्टन से धोखा करके उसे किडनैप कर लाइफ बोट को वहां से भगा जाते हैं। जहाज के भीतर मूसा कैप्टन को काफी टॉर्चर करता है और वह कप्तान को सोमालिया ले जाने की बात करता है ताकि वह कप्तान की जान के बदले काफी बड़ी रकम मांग सके। जहाज के सभी क्रू मेंबर कप्तान को अपने से दूर जाते हुए बस देखते रह जाते हैं। तब वह अपने जहाज से उस लाइफ बोट का पीछा करने लगते हैं और इधर दूसरी तरफ नेवी की जहाज भी पहुंच चुकी थी। वे लोग कैप्टन को बचाने के लिए लगातार अपने प्लान पर काम कर रहे थे। तभी आर्मी का एक ड्रोन ऊपर ही उन्हें सभी जहाजों से जायजा लेता है और उन्हें किसी भी हाल में कैप्टन को बचाकर लाना था। दूसरी तरफ हमें उन पायलट्स की बोट दिखाई जाती है। कैप्टन इन परिस्थिति में अपना हिम्मत नहीं खोना चाहते थे। वे पूरी हिम्मत के साथ उनके बीच बैठे हुए थे। दूसरी तरफ कैप्टन को बचाने का काम नेवी सील कमांडर को दे दिया जाता है, जो उन्हें बचाने के लिए रवाना हो जाती हैं। नेवी वाले लगातार मूसा से बात कर रहे थे। वे उनसे नेगोशिएशन करने की कोशिश करते थे। उन पायरेट्स के बीच में से कप्तान को बचाना इतना आसान काम नहीं था। अगर वे लोग उस जहाज को उड़ा देते तो उसके साथ साथ कप्तान भी मारा जाता। तब नेवी पायरेट्स के जहाज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब पायरेट्स काफी घबरा जाते हैं। वह कहते हैं कि अब हम किसी तरह से नहीं बच सकते। नेवी वाले नेगोशिएशन कर रहे थे। मूसा कप्तान के बदले उनसे $10 मिलियन मांगता है और वह कहता है कि तुम लोगों की चालाकी मत करना, वरना तुम्हारा कैप्टन मारा जाएगा। मूसा को लगता है कि उसके साथी उसे बचाने जरूर आएंगे, लेकिन कप्तान उसे बताता है कि इतनी सारी नेवी के बीच में तुम्हें बचाना का कोई नहीं आएगा, क्योंकि नेवी से तुम्हारे साथी कभी जीत नहीं सकते। दूसरी तरफ नेवी वाले अपनी बोट लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वे उन्हें कुछ खाने पीने की चीज देते हैं और उनसे कैप्टन को देखने की डिमांड करते हैं। वे कप्तान को गन पॉइंट पर बाहर ले आते हैं। उसके बाद नेवी के लोग कैप्टन से बात करते हैं। फिर वे लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें मूसा को दिखाया जाता है, जो कि लगातार नेवी वालों से कहता है कि उसे सोमालिया जाना है। वहां जाने के बाद ही वह उनसे बात करेगा। इसके बाद ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और नेवी सेल कमांडोज भी वहां पर पहुंच जाते हैं। रात को कैप्टन टॉयलेट करने के बहाने बोट से बाहर आ जाता है, जहां पर पहले से ही मूसा का एक आदमी तैनात था। कैप्टन उसे बोट से नीचे धकेल देता है और खुद भी पानी में कूद जाता है। मूसा का आदमी बिलाल कैप्टन पर गोलियां चलाने लगता है, पर मूसा उसे रोक देता है और खुद पानी में कूद जाता है। नेवी वाले पानी में 2 लोगों को गिरा हुआ देखते हैं, लेकिन वे कंफर्म नहीं थे कि इनमें से कैप्टन कौन है, इसलिए वे कोई भी एक्शन नहीं लेते। तब मूसा कप्तान को पकड़कर वापस बोट में ले आता है। फिर कप्तान को वापस आकर खूब मारता है, जिसे काफी टॉर्चर करता है। दूसरी तरफ नेवी के सभी लोग उस बोट पर नजर बनाए हुए थे। वह लोग लगातार मूसा से संपर्क बनाए हुए थे। इसी बीच आर्मी का एक हेलीकॉप्टर उनके बोट के ऊपर से गुजरता है। इसके बाद मूसा के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वे कैप्टन को गन पॉइंट पर लेकर जहाज के बाहर आता है, जिसे देखकर आर्मी वाले कोई एक्शन नहीं लेते। वे बार बार नेगोशिएट करते हैं और मूसा को बार बार सरेंडर करने को बोलते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। तब वह नेवी वालों से कहता है कि अगर तुम हेलीकॉप्टर वापस नहीं ले गए तो मैं इसे मार दूंगा। फिर मूसा उनसे रेडियो पे बात करता है। तभी तभी नेवी का एक आदमी उसे कहता है कि मैं तुमसे नेगोशिएट करने आया हूँ, पर मूसा उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। तब वे लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास ईंधन भी बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, इसलिए तुम हमसे सौदा कर लो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तब मूसा मान जाता है। फिर कैप्टन मूसा से कहता है कि तुम $3,500 लेकर आसानी से जा सकते थे, लेकिन तुम नहीं गए और अपनी जान जोखिम में डाली। इस पर मूसा उसे बताता है कि हमारे ऊपर भी बॉस हैं, जिसे हमें पैसे देने पड़ते हैं। तभी आर्मी की एक बोट उनके बोट के पार आती है और वह कहते हैं उन्हें कप्तान को देखना है और उस आर्मी ऑफिसर को मूसा से ने सीक्रेट के लिए भेजा गया था और वे लोग उन्हें अपने हाथों में उलझाए रखते हैं। तभी इसी बीच चोरी से कुछ नेवी सेल कमांडो उन पायलट्स के जहाज को रस्सी से नेवी की जहाज से बांध देते हैं, जिससे उनका बोट आगे ना जा सके। इसके बाद वह मूसा को पैसे देने के बहाने अपने साथ चलने को बोलते हैं। फिर वो लोग मूसा को अपनी बोट में बैठाकर अपने ऑफिस में ले आते हैं, लेकिन ये सब नेवी की एक चाल थी, क्योंकि उनके स्नाइपर के निशाने पर बोट के अंदर केवल 3 लोग ही आ रहे थे। इसलिए वे लोग मूसा को अपने साथ लाए थे ताकि पायरेट्स कोई चालाकी ना कर सके और इनके कप्तान भी कुछ हद तक सुरक्षित रहे, क्योंकि पायरेट्स का बॉस मूसा उनके पास था। तब नाजी नेवी वालों से लगातार बात कर रहा था कि वह उनसे हर पल मूसा के हालात के बारे में पूछता है। कैप्टन फिलीपींस कहते हैं कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इसी बीच नेवी का एक ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हारी लाइफ बोट को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। और ये सुनकर नाजी को नेवी वालों के प्लान पर शक हो जाता है। दूसरी तरफ स्नाइपर लगातार अपने निशाने लगा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई क्लियर शॉट नहीं मिल रहा था।
उनके वीडियो फुटेज कंट्रोल रूम से लगातार नेवी वाले देख रहे थे। बोट की स्पीड बढ़ा देने से लाइव बोट अपना संतुलन खो देता है। तब नेवी वाले पायलट्स की जहाज को अपने पास खींचने लगते हैं ताकि समुद्र की लहरें उन्हें परेशान ना करें। बोट के भीतर कैप्टन के एक पेपर और पेन अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज लिखने लगते हैं। इधर नाजी नेवी वालों को रेडियो पर कहता है कि मेरी बात मूसा से कराओ कि वह कैसा है। इस बीच नाजी कैप्टन को पेपर पर कुछ लिखते हुए देख लेता है। लाइफ बोट को रस्सी को अचानक से ढीला कर देते हैं, जिसके उनकी बोट अचानक पीछे जाती है और तीसरा आदमी भी उनके स्नाइपर के निशाने पर आ जाता है। और जैसे ही वे लोग निशाने पर आते हैं, स्नाइपर तुरंत उन्हें शूट कर देते हैं और वे लोग वहीं पर मारे जाते हैं। इधर कैप्टन की तबीयत काफ़ी खराब हो जाती है, इसलिए वे लोग उसे बोट को जल्दी से वापस खींच लेते हैं और कैप्टन को बाहर निकाल कर उसे मेडिकल चेकअप के लिए अंदर भेज दिया जाता है। और अब मूसा उनकी कैद में था। इसके बाद मूसा अब जीवन भर अमेरिकी जेल में सड़ने वाला था। यहाँ पर कैप्टन रीच की हिम्मत सभी के लिए एक मिसाल बन गई थी, और कि कैसे अपनी हिम्मत में इतने बड़े कैप्टन शिप को अपने क्रू मेंबर्स को बचाया, साथ ही उनके सभी की जान बचाई, लिए खुद की जान मुसीबत में डाल दी। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मूसा को 33 साल की सजा हुई और 3 महीने के बाद फिर से कैप्टन अपना शिप ज्वाइन कर लेते हैं, और वह ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हमें आपसे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी पर। धन्यवाद।